नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी समझते हैं। एक ऐसी कंपनी की कहानी जो असल में जिसने अनजाने में हमारे आज के भारत की नींव रख दी। हाँ, एक प्राइवेट कंपनी ने। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम को समझने जैसा है जिस पर आज हमारा देश खड़ा है। तो सवाल यही उठता है कि जो कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो एक पूरे साम्राज्य की मालिक कैसे बन गई? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारियों से शासक बनने का ये सफर आखिर था कैसा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1600 में कंपनी आई थी, बस व्यापार करने। लेकिन फिर आया 1765। ये एक टर्निंग पॉइंट था, जब कंपनी को मिले दीवानी अधिकार। आसान भाषा में कहें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का लाइसेंस। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। एक व्यापार करने वाली कंपनी अचानक से एक इलाके की मालिक बन बैठी और यहीं से शुरू हुई एक बहुत बड़ी प्रशासनिक सरदर्दी। तो हुआ ये कि जब व्यापारियों के हाथ में शासन आया तो नतीजा क्या निकला? बेहिसाब ताकत और जबरदस्त भ्रष्टाचार। कंपनी के अधिकारी अपनी जेबें भरने में लगे थे, प्राइवेट व्यापार कर रहे थे, रिश्वत ले रहे थे। इससे पूरा सिस्टम चरमरा गया। हालात इतने बिगड़े कि ब्रिटिश सरकार को सीधे मैदान में उतरना पड़ा। तो इस बेकाबू होती कंपनी पर लगाम कसने के लिए ब्रिटिश संसद ने कुछ कदम उठाए। यहीं से शुरू हुई रेगुलेट करने की कहानी। और सबसे पहला बड़ा कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने साफ साफ कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कामों को पहचाना और कहा, रुको, अब नियम हम बनाएंगे। यहीं से भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव पड़ी। अब देखिए कि इस एक कानून ने क्या क्या बदल दिया। 1773 से पहले बंगाल, बॉम्बे, मद्रास सबके गवर्नर अपनी अपनी चलाते थे। लेकिन इस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल और बाकी दोनों को उसके अंडर कर दिया गया। ये पावर को सेंट्रलाइज करने की शुरुआत थी। इतना ही नहीं, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और घूस लेने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद कंपनी की जमीन को अब कंपनी की जमीन नहीं बल्कि भारत में ब्रिटिश कब्जे वाला इलाका कहा जाने लगा। देखिए, ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं था, ये इरादों का एक खुला ऐलान था। 1773 के एक्ट में कुछ कमियां थीं तो उन्हें ठीक करने के लिए आया पिट्स इंडिया एक्ट। इसका मकसद साफ था, सरकार का कंट्रोल और मजबूत करना। और इसने एक बहुत ही अनोखी चीज शुरू की जिसे कहते हैं डुअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था। तो ये जो डुअल कंट्रोल सिस्टम था ना, इसे समझने के लिए सोचिए एक तिजोरी है जिसकी दो चाबियां हैं। एक चाबी यानी व्यापार से जुड़े मामले कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। लेकिन जो असली मास्टर की थी, जिससे सारे बड़े फैसले होते थे, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सिविल मामले, वो थी सरकार के बनाए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। तो खेल साफ था, असल कंट्रोल अब सरकार के हाथ में आ चुका था। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे ये सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश से आगे बढ़कर पूरे भारत पर एक ही तरह का शासन थोपने की सोची समझी योजना में बदल गई। 1813 का चार्टर एक्ट इसी दिशा में एक और कदम था। इसने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी की ट्रेड मोनोपोली यानी व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया। मतलब अब ब्रिटेन का कोई भी व्यापारी भारत आकर व्यापार कर सकता था। इससे कंपनी की कारोबारी ताकत तो कम हुई, लेकिन राजनीतिक पकड़ और मजबूत होती गई। लेकिन असली गेम चेंजर था 1833 का चार्टर एक्ट। ये ब्रिटिश भारत में सेंट्रलाइजेशन की तरफ आखिरी और सबसे बड़ा कदम था। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी से पूरी तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में बदल दिया, मतलब एक शासक निकाय। और ये था सबसे बड़ा बदलाव। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। सारी सिविल और मिलिट्री ताकत उसी के हाथ में दे दी गई। ये पहली बार था कि भारत में एक ऐसी सरकार बनी जिसका कंट्रोल ब्रिटिश कब्जे वाले पूरे इलाके पर था। तो सीधी सी बात ये है कि जिस काम के लिए कंपनी बनी थी, यानी व्यापार, वो अब खत्म हो चुका था। अब उसका सिर्फ एक ही काम था, ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर राज करना। और अब हम आते हैं कंपनी राज के आखिरी बड़े कानून पर। एक ऐसा कानून जिसने जाने अनजाने में हमारे आज के शासन तंत्र की नींव रख दी।
1853 का चार्टर एक्ट, ये इस सीरीज का आखिरी एक्ट था, लेकिन हमारे संवैधानिक विकास के लिए बेहद ज़रूरी। इसने कुछ ऐसी चीज़ें शुरू की जिनकी झलक हमें आज अपने सिस्टम में भी दिखती है। जानते हैं, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के कामों को 2 हिस्सों में बांटा। कानून बनाने वाले काम यानी लेजिस्लेटिव और कानून लागू करने वाले काम यानी एग्जीक्यूटिव। एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जिसे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। इसने एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम किया और यहीं से भारत में एक संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। और एक और कमाल की बात हुई, सिविल सर्वेंट्स की भर्ती के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया गया। और सबसे बड़ी बात, इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। 1854 में इसके लिए मैकाले कमेटी बनी। हमारी आज की जो ब्यूरोक्रेसी है, उसकी नींव यहीं रखी गई थी। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देती है। आज जो हमारा संसद है, उसकी जड़ें 1853 की विधान परिषद में हैं। हमारी जो आईएएस जैसी सिविल सर्विसेज है, वो 1853 के उसी ओपन कंपटीशन का नतीजा है। एक मजबूत केंद्र सरकार का जो आइडिया है, वो 1833 के गवर्नर जनरल के पद से आया। और यहाँ तक कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी शुरुआती ढांचा 1773 में कलकत्ता में बने सुप्रीम कोर्ट में देखा जा सकता है। तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? यही कि एक ऐसा सिस्टम जो बनाया तो गया था हमें कंट्रोल करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए, उसी सिस्टम ने अनजाने में एक आजाद देश की सरकार का पूरा ढांचा तैयार कर दिया। है ना, इतिहास की एक अजीब विडंबना। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। क्या ये कहना गलत होगा कि भारत की सरकार की जो पूरी बुनियाद है, वो असल में एक कंपनी के बनाए हुए ब्लूप्रिंट पर टिकी है? इस पर सोचिएगा जरूर।